हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जी हाँ, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो बेसिक से समझने से पहले ये कहीं ना कहीं जरूरी है कि हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज हो जो हमें एग्जाम में प्रिपेयर करने हैं। तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो रहेगी जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर बात की जाए तो क्लास 12th लेवल पर आपको दो सब्जेक्ट जनरली कवर अप करने पड़ते हैं, और वो दो सब्जेक्ट, एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसे आईईडी भी बोला जाता है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज करना सीखते हैं, लेकिन इकोनॉमी ऐसे होल लेवल पर, यानी कि पूरे के पूरे कंट्री लेवल पर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना सीखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर हम जनरली थ्योरेटिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से डेवलपमेंट करी है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और जब ब्रिटिशर्स से जो पहले का टाइम था, जब बेसिकली सिल्क रूट के थ्रू जो ट्रेडिंग थी वो की जाती थी, उस समय से लेकर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या क्या वहां पर कार्य किए। उसके साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए थे तो उस टाइम पर इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, और आज प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर इंडिया की सिचुएशन कैसी है रिसोर्सेज के मुकाबले, और किस तरह से हमने रिसोर्सेज को मैनेज किया है, वही चीज सिखाई जाती है या फिर वही चीज पढ़ेंगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करता हूं क्लास 12th के अंदर, तो जो पेपर कोड आपका बताया गया है सीबीएसई के द्वारा वो है पेपर कोड 30। अब आइए थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं एक बार। अगर मैं सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जानने से पहले आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इतनी आसानी से ये सब्जेक्ट पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे इवोल्यूशंस किए गए, बहुत सारे कार्य किए गए, उसके बाद आज ये सब्जेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके पिता किसे बोला जाता है, फादर किसे बोला जाता है, तो आप सबको पता ही होगा। जो फादर है उन्हें बोला जाता है किसे, एडम स्मिथ को फादर बोला जाता है। किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड द फाउंडर ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के जो फाउंडर है उसका जो क्रेडिट है कैपिटलिज्म का, वो किसे दिया जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। देखिए, जब हम इकोनॉमी डिफाइन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमी बेसिकली तीन टाइप की हो सकती है, राइट। जनरली अगर मैं बात करता हूं तो तीन तरह की इकोनॉमी हमारे पास है। एक हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है, एक हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और एक हमारे पास होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पर एक कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। कैपिटलिज्म के जो पिता है, राइट, जो फाउंडर है, वो किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। और एडम स्मिथ की अगर मैं बात करता हूं तो 1723 से 1719 तक, राइट, इनका जन्म, ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी और ये डेट ऑफ डेथ है उनकी। अगर मैं उनको बात करूं तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एंड द फाउंडर ऑफ द कैपिटलिज्म। इसके साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, देखिएगा यहां पर, ही आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट ऑफ अ कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम इन हिज बुक। जी हां, एक बात याद रखिएगा, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब को बहुत ज्यादा प्रेज भी किया जाता है, और इस किताब को बहुत बार, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में। और वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि द इंक्वायरी इनटू द नेम एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये जो बुक है जो किसके द्वारा बेसिकली लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। एंड आगे क्या बोलते हैं? ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी। जो मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी के जो फाउंडर है, वो फाउंडर भी किसे बोला जाता है? इन्हें ही बोला जाता है। इसके साथ साथ आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जानते हैं। अगर मैं इनके बारे में आपको और बताने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा,
इनका जन्म कहां पर हुआ था? ही वॉज बोर्न इन कैडली इन 1723. Adam Smith was a social thinker and a political economist, known as the father of the economics and for laying the foundation of the new age economic system. जी हाँ, ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट किया और बताया कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर और ज्यादा तरीके से भी पढ़ी जा सकती है, इसीलिए इन्होंने एक नया सोचने का नजरिया बताया। आगे क्या बात करता है? हिज पर्सनल लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ नियरली 1500 बुक्स। देखिए उस टाइम पर भी ये व्यक्ति 1500 किताबें इनकी लाइब्रेरी के अंदर थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करते होंगे और कहीं ना कहीं किताबें पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन रहे होंगे, यानी कि किताबों का इंटरेस्ट इनका बहुत ज्यादा रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर भी। आगे समझिएगा क्या कहता है? मैनी ऑफ द एडम स्मिथ फेमस इकोनॉमिक कैच फ्रेजेस लाइक द इनविजिबल हैंड, एक फ्रेज है द इनविजिबल हैंड, ये कहां से लिया गया है? शेक्सपियर से लिया गया है। अगर शेक्सपियर की बात करूं तो शेक्सपियर का नाम बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज्यादा लिया जाता है और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उसकी बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये लिटरेचर भी पढ़ते थे। और आप जानकर समझेंगे, अगर आपको कभी इनके बारे में जानने का मौका मिला, तो ये बेसिकली फिलॉसफी के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे या फिर फिलॉसफी पढ़ रहे थे या फिर फिलॉसफी के लिए बेसिकली ये तैयारी कर रहे थे और ये फिलॉसफी के अंदर ही अपनी पढ़ाई भी करना चाहते थे आगे, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में गए। जाना ये फिलॉसफी के फील्ड में चाहते थे, लेकिन खोज जो कर दी इन्होंने इंपॉर्टेंट, वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में कर दी कहीं ना कहीं। आगे समझिएगा। व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड, स्मिथ enrolled at the University of Glasgow and studied philosophy। देखिए यहां पर, तो जब वो 14 साल के थे, मात्र 14 साल के थे, तो 14 साल की उम्र के अंदर ही इन्होंने क्या किया था? अपने आप को इनरोल्ड करवा लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर, और वहां पर इन्होंने क्या पढ़ा था? फिलॉसफी पढ़ी थी। ही वेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कहां गए? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आगे की अपनी स्टडी करने के लिए गए, यानी कि बहुत ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ये थे, बहुत ज्यादा नॉलेज ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के अंदर रखते थे। आगे समझिएगा। स्मिथ इज द बेस्ट नोन फॉर 2 क्लासिक वर्क्स, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन एंड द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, यानी कि इन 2 काम के लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये जो 2 देन है इनकी, जो 2 कार्य किए हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उनके लिए बहुत ज्यादा इन्हें पूछा जाता है या फिर माना जाता है। और एक उसमें क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये एक बेसिकली बुक है, पूछा जाता है ये जो बुक है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, आगे क्या कहता है? The wealth of the nation is considered his magnum opus and the first modern work of economics। magnum opus का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कार्य करना अपने फील्ड के अंदर जो बहुत ज्यादा क्लासिक कार्य हो, यानी कि ऐसा माना जा सकता है, आप ये समझ सकते हैं कि जो वेल्थ ऑफ नेशन जो है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा काम था इनके जीवन में जिसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा जाना गया या फिर इनको बहुत ज्यादा माना गया। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में था, एडम स्मिथ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ें, और इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले अगर आपको एडम स्मिथ के बारे में ना पता हो, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मैंने सोचा कि पहले एडम स्मिथ के बारे में बता दिया जाए कि एडम स्मिथ कौन थे और उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर द पीरियड रहा है इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के अंदर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सिलेबस को और ज्यादा डिटेल में। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये समझिएगा। अगर मैं वीडियो की बात करूं आपके साथ, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है, जिन पर्सपेक्टिव से मैं इस वीडियो को आप लोगों को लेके आया हूं, और वो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं रिलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के साथ, कि आपको कहीं ना कहीं पूरा नॉलेज दे दूं कि 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, सीबीएसई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि 12th क्लास के अंदर जब आप हैं तो आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव है। अब उस चीज को बहुत ज्यादा आसान करने के लिए, उसको बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको समझाने के लिए,
हमने कुछ ये 4-5 पॉइंट बनाए हैं जहां पर हम ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर अप कर देंगे, और कवर अप करने के साथ ही आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस का जो कंसर्न है इकोनॉमिक्स क्लास 12th का, वो सारा का सारा कंसर्न कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, तो सबसे पहले देखिएगा क्या क्या टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं। तो यहां पर देखिएगा व्हाट टू डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। सबसे पहले देखिएगा टॉपिक्स टू बी स्टडीड, यानी कि सब्जेक्ट तो हमें पता है कि सब्जेक्ट तो हमारा क्या है सर, सब्जेक्ट हमें पता है सर, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, इसके अंदर कुछ और भी टॉपिक्स है हमारे, वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लास 12th की बात आपके साथ करता हूं, तो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो वही सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक्स है, क्या टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ना है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपके सब्जेक्ट जो रहेंगे, आपके जो टॉपिक्स रहेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, इसके अंदर आपकी क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, सीबीएसई आपको किन टॉपिक्स की कितनी मार्क्स देने वाला है, क्या मार्क्स रहेंगे, किस तरह से आपको मार्क किया जाएगा, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आपके साथ पूरा का पूरा एक बार सिलेबस डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, राइट, पूरे की पूरी 12th क्लास का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस तरह से किया जाता है, यानी कि आप जब पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे 12th क्लास की, तो आपको कहीं ना कहीं यह भी तो पता होना चाहिए कि सीबीएसई आपसे क्या चाहता है। यानी कि आप जो पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं वो किसी ना किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा मार्क्स लेके आना है, वो हमें पता है, लेकिन वो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। सीबीएसई आपसे चाहता है कि आपके पास सब्जेक्ट का ठीक ठाक नॉलेज हो, और ठीक ठाक नॉलेज होने का मतलब यह है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी सब्जेक्ट का हो, और साथ ही साथ में जब उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है कि उसको जब अप्लाई करना पड़ा नॉलेज को, तो आप उस नॉलेज को अप्लाई भी कर सके। इस पर्सपेक्टिव के साथ आपको इवेल्युएट किया जाएगा यहां पर सीबीएसई के द्वारा। तो वही बात यहां पर होगी कि सजेस्टेड क्वेश्चंस पेपर डिजाइन की किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका डिजाइन किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन लास्ट हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा सर, बाकी सारी बातें तो सर अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा कहीं ना कहीं लास्ट में सर एक ये भी तो है कि हम किस तरह से ज्यादा स्कोर करें, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये भी तो है सर कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट वहां पर वो लिखा गया है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, तो वो पॉइंट यहां पर लिखा गया है। लास्ट पॉइंट यही है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर 12th क्लास। 12th क्लास के अंदर कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आइए, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट जो था हमारा टॉपिक्स टू बी स्टडीड, क्या टॉपिक्स हम लोगों ने समझने हैं, क्या टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो है बेटा मैक्रो, और दूसरा हमारे पास है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरली इसको आईईडी बोल दिया जाता है, और आईईडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका ये शॉर्ट एब्रीविएशन है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर देखो बेटा, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो यहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि इंटीग्रेटेड लेवल पर। यानी अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो मैं उसको रिलेटेड जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा माइक्रो लेवल पर। लेकिन जब मैं हर एक इंडिविजुअल को कंसिडर कर लूंगा, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का मतलब है कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हर एक इंडिविजुअल जो रहेगा, जब मैं उन सब के बारे में कंबाइंडली सोचूंगा, या फिर ऐसे डिसीजंस लूंगा जिनकी वजह से कंबाइंडली उनके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर समझते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो देखना यहां पर, तो अगर मैं मैक्रो की बात करता हूं बेटा, तो ये जो वर्ड है ये जनरली
ग्रीक वर्ड से आया बेटा, एक ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है मैक्रोस। मैक्रोस, ये एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, और मैक्रोस का जनरली मतलब होता है बच्चे लार्ज। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यानी कि लार्ज वर्ड का मतलब यहां पर क्या है, इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि इंटीग्रेटेड तरीके से, इंटीग्रेटेड लेवल पर पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात करेंगे, राइट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा वो मैं आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से डेवलप करी, यानी कि 3 फेज के अंदर हमने इसको पढ़ना है। ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना, ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर रूल करना, और उसके बाद का करंट सिनेरियो। एक तो पॉइंट ये हो गया, और एक ब्रिटिशर्स से पहले का टाइम पीरियड कि पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तो उससे पहले ट्रेड कैसे किया जाता था और किस तरह से ट्रेड करते थे, और उस पर्सपेक्टिव से लेकर और आज के पर्सपेक्टिव में जो ट्रेड है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो ये चीजें हमने कहीं ना कहीं इसके अंदर समझनी है। नेक्स्ट समझिएगा बेटा, सेकंड है यहां पर बेटा मार्किंग स्कीम। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि जनरली हम लोग सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में तो समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं हम सिलेबस कंसर्न के बारे में तो जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है, लेकिन हम ये जानने में असफल हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर उनको आपको थोड़ा कम वेटेज देनी चाहिए। मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सारे के सारे टॉपिक्स को आपको इक्वल वेटेज देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं स्कोर करना है, सर एग्जाम में स्कोर भी तो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम को कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा। उस एलोकेशन के लिए मार्क्स का बाइफर्केशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स जो है वो किस तरह से बाइफर्केटेड है। तो आइए समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो पूरा का पूरा जो पेपर है, जो 12th क्लास का पेपर है, आपको पता है इकोनॉमिक्स का जो आपका सारा का सारा पेपर रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहेगा सर? वो सर 100 मार्क्स का रहेगा। जी सर, क्यों? क्योंकि सीबीएसई कहता है सर कि जो हमारा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जी सर, 100 मार्क्स का होगा, सही बात है। लेकिन इस 100 मार्क्स को भी फर्दर बाइफरकेट किया गया है बेटा 2 पार्ट्स के अंदर, जिसमें आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का आपका क्या है बेटा, प्रोजेक्ट वर्क है। अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करता हूं तो ये जो थ्योरी है ये आपकी 2 पार्ट में फर्दर बाइफरकेट होती है। एक आपके पास इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आईईडी है। अगर मैं इसको 80 मार्क्स को फिर फर्दर बाइफरकेट करूंगा 2 पार्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं पहले वाला जो आपका ये पोर्शन बनेगा बेटा, ये कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का है, और जो सेकंड वाला जो आपका पोर्शन रहने वाला है बेटा, ये भी कहीं ना कहीं आपके कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा गया है बेटा, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल पर आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि एडवांस वर्जन में आपके पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आएगा या फिर कॉन्सेप्ट आएगा वो कहीं ना कहीं जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो और ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं। लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज जो है इंट्रोडक्टरी लेवल पर वो होना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास बेटा सीधा सीधा सा इन्होंने बताया हुआ है कि ये 5 टॉपिक्स हैं। ये 5 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में ही 5 टॉपिक्स बहुत ज्यादा वाइडर है। अब मैं इन 5 टॉपिक्स की अगर आपके आगे बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यहां पर इकोनॉमी ऐसे होल लेवल पर बात की जाती है, इंटीग्रेटेड लेवल पर बात की जाती है। और जब मैं इंटीग्रेटेड लेवल पर बात करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, नेशन बनेगा बेटा। तो नेशनल इनकम, यहां पर जो टॉपिक पहला रहेगा बेटा वो क्या है हमारे पास, नेशनल इनकम है और रिलेटेड एग्रीगेट्स है, यानी कि नेशनल इनकम किस तरह से निकाली जाती है। सेकंड हमारे पास है बेटा मनी एंड बैंकिंग, राइट। थर्ड
डिटर्मिनेंट ऑफ या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, फिफ्थ बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कि बीओपी बोला जाता है, राइट। ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं है। अब इन टॉपिक्स को अगर आप जरा ध्यान से देखें तो जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाला जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका कितने मार्क्स का है बेटा? 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का ये आपका? 10 मार्क्स का टॉपिक है। मनी एंड बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का टॉपिक है। डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का टॉपिक है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स का टॉपिक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका 6 मार्क्स का है। टोटल कितना बना बेटा आपका? टोटल बनता है आपका 40 मार्क्स। ठीक है, ये 40 मार्क्स की आपकी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी यूनिट रहने वाली है। अब इस पूरी की पूरी यूनिट में भी अगर आप देखें तो आपको ज्यादा समय किसको देना है? ज्यादा टाइम कौन से टॉपिक को देना है आपने? तो ज्यादा टाइम आप कहीं ना कहीं देंगे इस वाले पोर्शन को। किसको देंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका वैसे भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है। उसके बाद अगर मैं पार्ट बी के ऊपर आता हूं तो पार्ट बी आपका थ्योरेटिकल है। पार्ट ए भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक आपका थ्योरेटिकल रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी देखी जाती है इसके अंदर, राइट। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में हमने बांटा है, 1 2 3। अगर मैं पहले बात करूं तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा 1947 से 1990 तक, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या रहे 1991 के। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब 1991 के अंदर आए थे तो उन इकोनॉमिक रिफॉर्म ने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए थे इंडिया के अंदर, और उन रिफॉर्म्स को जनरली एलपीजी रिफॉर्म्स बोला जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे पास जनरली आपको 1991 के अंदर देखने को मिलेंगे। अब उन रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे कि जो रिफॉर्म्स हमारे पास देखने को मिले, राइट, 1947 से 1990 तक क्या फेस था, 1991 के अंदर फिर जो रिफॉर्म्स है, फिर आज के हमारे पास क्या चैलेंजेस है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो करंट में फेस कर रही है, और उसके बाद क्या था डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कॉम्प्रिहेंशंस विद नेबरर्स। यानी कि कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि नेबरर्स के साथ हम अगर अपने आप को देखते हैं तो जैसे चाइना है, जैसे पाकिस्तान है, तो जब हम आजाद हुए थे 1947 में तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आजाद हुआ था। अब अगर मैं बात करता हूं तो आज अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं पाकिस्तान के साथ में, या फिर यानी कि इंडिया को कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के साथ में या फिर चाइना के साथ में अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया आज कहां पर स्टैंड करता है? तो वहां पर यह बात की गई है कि जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का कैसा रहा, राइट, नेबरर्स के साथ, यानी कि नेबरर्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए, और बेसिक नेबरर हमारे 2 ही हैं, कौन? एक तो पाकिस्तान हो गया और एक चाइना हो गया, ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा। अब करंट चैलेंजेस अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं मैं आप लोगों के साथ में, अब देखो वेटेज की भी अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो वेटेज जो है इस वाले पोर्शन की 20 मार्क्स की वेटेज है बेटा। तो 20 मार्क्स की वेटेज इसका होना मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके पास 12 मार्क्स की वेटेज है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो हमारा 1947 से 1990 तक रहा, और उसके बाद जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए 1991 के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है ये 12 नंबर का है, लेकिन ये वाला जो है करंट चैलेंजेस वाला जो है ये 20 मार्क्स का है। अब ये जो 20 मार्क्स वाला है ना बेटा, इस 20 मार्क्स को आपने सिर्फ बुक से नहीं करना है। देखो ध्यान से समझना, एक होता है कि जो कॉन्सेप्ट किताब के अंदर लिखे हैं हमें वो कॉन्सेप्ट पता है, वो अच्छी बात है, वो तो पढ़ाएंगे भी वो और आपको पता भी होगा, लेकिन इस चीज को बेटा थोड़ा सा आज के टाइम में रिलेट करना, मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा रिलेट करके चलना, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसको रिलेट करके चलोगे किसके साथ में? आज करंट के साथ में, यानी कि आज करंट में जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स होंगे उसके साथ में अगर आप कंपेयर करके चलोगे, न्यूज़पेपर इसके साथ में पढ़ोगे और उसके कंपैरिजन में आप चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ये 20 नंबर स्कोर करना। बिलीव मी, आपके लिए 20 नंबर स्कोर करना बहुत ज्यादा फिर बड़ी बात नहीं रह जाएगी अगर आप इसके संदर्भ में इस चीज को समझते हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या बता, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मैंने बताया आपको ये 8 मार्क्स का है। तो यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे बेसिकली अपने नेबरर्स के साथ।
राइट। तो टोटल हमारा कितना है, ये 40 मार्क्स का है, और थ्योरी पेपर हमारा कितने मार्क्स का हो जाता है बेटा, 40 + 40, टोटल हमारा 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर है। और लास्ट में हमारे पास पार्ट सी है, वो प्रोजेक्ट वर्क है, और वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। नाउ लेट अस सी सिलेबस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बताया कि 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर आपने चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। अब अगर मैं सिलेबस की यहां पर आपके सामने बात करूं बेटा, तो सिलेबस आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं, तो पहला पोर्शन क्या था हमारे पास, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। राष्ट्रीय आय, इसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया बेटा, राष्ट्र की आय या राष्ट्रीय आय, राइट। नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्र, और इनकम का मतलब हो गया आय, तो राष्ट्र की आय निकालना, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जनरली, जब मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन मैक्रो में क्या है, माइक्रो में क्या है, ये एक ही वीडियो के अंदर मैं करवा देता हूं, राइट, कि माइक्रो और मैक्रो में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहां पर आपको समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझने के लिए आपको माइक्रो का पता होना चाहिए। तो माइक्रो और मैक्रो को एक साथ करवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमें दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या था बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंजम्पशंस गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, स्टॉक्स एंड फ्लोस क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारी गुड्स है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा यहां पर, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। क्या बताओगे सर, कि जो ये हमारी गुड्स होती है ना, इन गुड्स को हम चाहें, ये जो गुड्स होती है बेटा, इन गुड्स को हम क्या मान सकते हैं, इनको हम लोग अपना एक्सपेंडिचर भी मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर भी मान सकते हैं। एक्सपेंडिचर क्यों मान सकते हैं, क्योंकि समझो, मान लो बेटा मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं दुकान पे गया, मैं क्या हूं बेटा यहां पर, मिस्टर एक्स, है ना, और मैं क्या हूं बेटा, ये शॉप है मान लो एक, है ना, ये क्या है, एक शॉप है, ये शॉप है। अब मैं शॉप पे गया, मैं शॉप पे गया, मैंने बोला सर मुझे ना एक गुड रखी हुई थी, मान लो एक गुड्स रखी हुई थी, एक गुड्स रखी हुई थी, उस गुड्स का नाम था बेटा वाई। मैंने बोला सर मुझे ये गुड्स वाई दे दो, मुझे ये गुड्स वाई दे दो। तो मिस्टर एक्स को, जो ये जो शॉप थी, और यहां पर जो ये शॉप थी, यहां से जो मैंने ये जो गुड्स ली वाई, तो इसके बदले में मैंने इसको क्या पे किया होगा बेटा, कुछ ना कुछ अमाउंट पे की होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट पे करी होगी। तो जब मैं कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहा हूं, तो ये गुड्स क्या है बेटा, मेरी एक्सपेंडिचर के तौर पर भी है। लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्यों मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे, तो वहां पर हमारे लिए टाइप्स ऑफ गुड्स को समझना जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहां पर ये टॉपिक्स लिखे गए हैं। देखो, कंजम्पशन गुड्स क्या होंगी, कैपिटल गुड्स क्या होंगी, फाइनल गुड्स क्या होंगी, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल। जनरली अगर मैं इनकम की बात करूं, तो हमारे पास जो इनकम है बेटा, यहां पर यह बोला गया है कि इनकम जो है वो सर्कुलरली फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन 4 फैक्टर्स होते हैं या फिर 4 सेक्टर मॉडल जनरली रहता है। लेकिन आपकी 12th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर का मॉडल है। एक हम हाउस होल्ड की बात करेंगे, और एक हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे, और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के बीच में ही जो इनकम है उसको फ्लो करवाएंगे। बस ये 2 सेक्टर मॉडल आपका चलेगा, जहां से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़नी है, क्योंकि 12th क्लास की सीबीएसई के अंदर 2 सेक्टर मॉडल ही है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं हम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से, और प्रोडक्ट मेथड से, और एक्सपेंडिचर मेथड से, और इनकम मेथड से। ये मेथड्स हैं राष्ट्रीय आय निकालने के, यानी कि नेशनल इनकम अगर मुझे निकालनी है,
तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स के अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सेम सेंस पर हम जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम को निकालने के। जैसे कि हमारे पास मैंने आपको बताया मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जैसे कि एक वैल्यू एडेड मेथड है जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड है, और हमारे पास क्या है, इनकम मेथड है। तो ये मेथड समझेंगे। उसके बाद एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जैसे कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एनएनपी, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसको करने में ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कई बार ना एग्जाम के अंदर पता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो मुझे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे जीडीपी मार्केट प्राइस पर पहुंचना है, ठीक है ना। देखिएगा कई बार कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अगर मान लो मुझे मान लो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे जीडीपी मार्केट प्राइस पर पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा। वो मैं तभी पहुंच पाऊंगा जब मुझे ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आते होंगे। और वो टॉपिक मुझे अच्छी तरह से कब आएंगे, जब हम क्लासेस लेंगे और क्लासेस के अंदर समझेंगे। उसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास जीडीपी एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, राइट, जीडीपी एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। फिर ये हम लोग पढ़ेंगे और ये पढ़ते ही आप लोगों का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला पोर्शन है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर पूरी के पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आसान टॉपिक आप लोगों को लगेगा अगर आपको समझ में आ गया, राइट, क्योंकि यहां पर राइट आरबीआई का रोल आएगा, आरबीआई के बारे में आप पढ़ेंगे, राइट, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉरल सुएशंस, राइट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजें कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे यहां पर। लेकिन ये बहुत आसान बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये 6 नंबर का है, कम मार्क्स का आपका ये टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे तो ये पक्का है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे इसके अंदर। तो मनी एंड बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मनी मीनिंग एंड फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। अब कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम किस तरह से पैसा बनाता है, राइट, ये जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना बेटा, ये इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, इंटरमीडिएटरी का। देखो जनरली होता है क्या, हमारे पास मान लो ये हाउस होल्ड है, ये हमारे पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं, राइट, और ये हमारे पास मान लो प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। अब मान लो जो हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड्स के पास क्या होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है, इनके पास इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये क्या करते हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, किसके फॉर्म में आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, सेविंग के नाम पर ये आपसे क्या करवाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करवाओ। अच्छा, फिर ये इसके बदले में आपको क्या देते हैं बेटा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन्हें क्या होता है, या फिर इन्वेस्टर्स आप बोल लो, इनको क्या होता है, इनको पैसों की जरूरत होती है, क्यों, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इनको पैसा चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स को जब पैसा चाहिए तो ये किससे पैसा लेगा, कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक को प्रोड्यूसर्स क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा। और जनरली इंटरेस्ट रेट जो रहता है यहां पर जो प्रोड्यूसर से चार्ज किया जाता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ये बैंकिंग का एक बिजनेस भी है, राइट। ये किस तरह से इनकम को क्या करवाता है, सर्कुलेट करवाता है। तो ये पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, किस तरह से मनी क्रिएट किया जाएगा। सेंट्रल बैंक्स एंड इट्स फंक्शन, यानी कि आरबीआई। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है जो मॉनिटर करता है बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर। तो जो ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट किया जाएगा तो उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो एग्जांपल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, यानी कि ये क्या करता है, नोट्स को इशू करता है। गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स बैंक किसे बोला जाता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट रिक्वायरमेंट। ये क्या है, ये टूल्स हैं, राइट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसका यूज बेसिकली आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था बेटा, डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी ज्यादा रखता है।
एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, ध्यान से समझना। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से समझकर आए 11th क्लास के अंदर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बात करी कंज्यूमर की, हमने बात करी प्रोड्यूसर की। जब हमने कंज्यूमर की बात करी तो कंज्यूमर के साथ हमने बात करी डिमांड की, और जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के साथ हमने बात करी किसकी, सप्लाई की। और जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हुए तो कहीं ना कहीं उसी लेवल पर हमने प्राइस की बात करी, यानी कि वहीं पर ही प्राइस लेवल जनरेट हुआ। उसी सेंस में बेटा, जब हम पूरी की पूरी कंट्री के अंदर मान लो 135 करोड़ लोग हैं, अब सबको साथ में लेके चलना है। इकोनॉमी किससे बनी है, उन 135 करोड़ लोगों से इकोनॉमी बनी है। अब जब मैं उनको साथ में लेकर चलूंगा तो अब वो डिमांड, हर किसी की डिमांड और हर किसी जो प्रोड्यूसर्स है उनकी सप्लाई मिलेगी, और फिर वो बनाएगी बेटा आपकी एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर एग्रीगेट डिमांड समझेंगे। उसके बाद आएगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे और उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, राइट। डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड बढ़ गई तो क्या दिक्कत रहेगी, अगर कम डिमांड होगी तो क्या दिक्कत होगी। मेजर्स टू करेक्ट देम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, ये टॉपिक पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। 4th यूनिट हमारे पास क्या है बेटा, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, राइट। बजट आप लोग हर बार सुनते हैं, फेब के महीने में ये खबरें कहीं ना कहीं आप सुनते हैं कि गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है, बजट लेके आ रही है। वो बजट क्या है, वो बजट भी इकोनॉमिक्स के अंदर है। आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग है। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको समझते हैं तो आप डे टू डे लाइफ के अंदर जो वर्ड्स सुनेंगे ना बेटा, तो आप उनको रिलेट कर पाओगे। जैसे कि आप बात करते हैं, गवर्नमेंट बात करती है बजट की, तो गवर्नमेंट ने बजट लेके आना है। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे बोला जाता है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर, न्यूज के अंदर फ्लैश होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, वो कल बजट लेके आएंगे। तो बजट जब लेके आएंगे तो उसका मतलब क्या है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बजट क्या होता है। तो यहां पर बात करता है गवर्नमेंट बजट की और इकोनॉमी की। गवर्नमेंट बजट के अंदर आप जानोगे कि इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बजट, क्या होता है बजट, राइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। आप अकाउंटेंसी के अंदर भी पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप पढ़ते हैं, ये कहां पर भी अकाउंटेंसी के अंदर, उसी सेंस में आप यहां पर भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड सरप्लस डेफिसिट बजट, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे बैलेंस्ड की, सरप्लस की बात करेंगे और डेफिसिट की बात करेंगे, राइट। तो सरप्लस कब होगा, जब एक्सपेंसेस कम होंगे, राइट। जब हमारे इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमारे पास क्या होगा बेटा, सरप्लस होगा। डेफिसिट बजट कब होगा, जब खर्चे ज्यादा हो गए, जब खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम है। अब मान लो मेरी इनकम है 1000 रुपए और मैं खर्च कर रहा हूं 10,000 रुपए, तो बेटा मैं डेफिसिट में रहूंगा हमेशा। सरप्लस में कब रहूंगा, इनकम है 1000 रुपए, खर्च कर रहा हूं 200 रुपए, तो सरप्लस होगा, राइट। तो इसके मेजर्स क्या है गवर्नमेंट डेफिसिट के, ये सारी बातें हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्कस करनी है, जाननी है। उसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, लास्ट यूनिट है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रेलेवेंस रखता है। देखो यहां पर एक कहीं ना कहीं एक फिगर भी बनाया है यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को दिखाने के लिए। ये कहीं ना कहीं देखो एक तराजू है, अब वो तराजू क्या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। देखो एक साइड पेमेंट है, एक साइड टैक्सेस है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है। यहां पर पढ़ेंगे इसे भी बहुत ज्यादा तरीके से। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहां पर भी देखा जाता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है, उसमें भी सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट,
मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जो करेंसी है, करेंसी एक लीगल टेंडर है कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर। बाहर के लोगों के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो, तो बाहर एक लीगल टेंडर के तौर पर थोड़ी आप यूज कर सकते हैं। अब मान लो आप अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हो और आप इंडिया के अंदर अगर किसी के साथ इंटरनल ट्रेड कर रहे थे तो उसको आप इंडियन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, आप गुड्स ले रहे थे, आप पैसा दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने चले गए तो अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मुद्रा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो कैसे आता है, तो वो कैसे रेट डिसाइड होते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, राइट, डॉलर स्ट्रांग हो गया, डॉलर रुपए के मुकाबले स्ट्रांग हुआ, ऐसी कुछ न्यूज़ें आप फ्लैश लाइट पर देखते हैं मीडिया के अंदर। लेकिन वो चीजें समझ आए तब हम ज्यादा बढ़िया तरीके से रिलेट कर सकते हैं, वरना तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खबर ही मात्र ही होती है हमारे लिए, जिसे हम सुनते हैं और निकाल देते हैं कानों से। तो वो समझेंगे तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है, मीनिंग और इसका क्या मतलब है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, फ्री मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो क्या डिसाइड किया जाता है। मेरिट और डिमेरिट क्या है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। उसके बाद हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, राइट। मैनेज्ड नाम से पता चल रहा है मैनेज कर रहा है कोई ना कोई, यहां पर इसे क्या करेगा, मैनेज करेगा इस सिस्टम को। बताएंगे क्यों किया जाता है, जब डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा तसल्ली के साथ आपको सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बिलीव मी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज पूरे के पूरे सब्जेक्ट की हमारी बहुत डेडिकेटेड टीम है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाएगी, प्रिपेयर करेगी आपको हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, और आपको कहीं पर भी कोई भी चीज देखने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर आपको चीजें देखने के लिए मिलेगी। बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देन हमारे पास क्या आता है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो इसी के साथ आपका जो पोर्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बेसिक है, एडवांस वर्जन आप अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप कॉलेज में जाएंगे तो ये वाली अगर इकोनॉमिक्स आपकी स्ट्रांग है तो ये फंडामेंटल बनेगी आपकी आगे वाली क्लासेस के लिए, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, बिलीव मी। देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखो यहाँ पर एक फिगर भी लगा हुआ है। तो किस तरह से पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे, हमारी ही धरती पर रहते थे, हमारे ही रिसोर्सेज का यूज करते थे और हमारा ही शोषण करते थे। इस तरह का रूल कहीं ना कहीं था, डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट ये करते थे हमेशा, है ना। तो देखो भाई, समझेंगे पहले, जानेंगे कि भाई क्या परिस्थितियां रही, क्यों हमारे ऊपर ये आकर रूल कर पाए, हमने इतनी लीनियंसी क्यों दी, है ना। अब ये हमारा घर है, सपोज करो आप अपने घर के अंदर रहते हो, आप अपने घर के अंदर रहते हो, कोई बाहर वाला पर्सन आपके घर के अंदर आपकी परमिशन के बिना कभी एंटर नहीं कर सकता है, ये आप लोग भी जानते हो। आप जिसे चाहोगे वही आपके घर के अंदर आएगा, अदरवाइज कोई भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। अगर आपने एंट्री दी तो वो क्या करेगा बेटा, वो बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए बेटा ध्यान से समझो, हमने भी ऐसी ही गलती यहां पर करी थी। क्या गलती करी, पास्ट में हमने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को एंटर होने का मौका दिया, और जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर पहले इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद उन्होंने बेसिकली क्या करना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेड के फॉर्म में आए। लेकिन धीरे 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 करते करते वो क्या करने लग गए, रूल करने लग गए। देखो यहां पर, और हमारे बेचारे भाइयों को उस टाइम पर क्या होता था, शोषण होता था। तो अगर मैं देखो यहां पर बात करता हूं तो यहां पर बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक का कैसा रहा। उसके बाद जब 1947 में आजाद हो गए, तो 1947 में आजाद हुए तो 1990 तक हमारा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट चला। 1991 के अंदर हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट अलग चला। यहां पर बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस दिन हम आजाद हुए उस समय हमारी कंडीशन क्या थी, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और जो 5 इयर्स प्लान आए, जो हमारे पास 5 ईयर प्लान है। तो यहां पर आप महलनोबिस के बारे में भी पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप, राइट, बहुत ज्यादा डिटेल में। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्रीज हमारे पर आई 1956, एसएसआई और उसका रोल्स एंड इंपॉर्टेंस, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करेंगे।
यहां पर। देन हमारे पास 1991 के अंदर रिफॉर्म्स है, तो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था एलपीजी रिफॉर्म्स है, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट और जीएसटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये करंट का है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, क्यों लेके आया गया इस कॉन्सेप्ट को। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्यों लगाया जाता है, राइट, किन किन चीजों के ऊपर लगता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको क्या देंगे, आइडिया देंगे। पूरी की पूरी यूनिट थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, अभी क्या सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर, राइट। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, रोजगार। पढ़ते हैं ना न्यूज के अंदर कि भाई रोजगार चाहिए, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। तो सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट के आगे यही है कि वो रोजगार कैसे देगी, हाउ दे विल गिव रोजगार, राइट। तो यहां पर देखिएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कैसे लोग रिसोर्स की तरह काम करते हैं। ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है, भाई कहते हैं ना हम लोग, कई बार ऐसे न्यूज के अंदर सुनते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो यूथ से भरी हुई इकोनॉमी है, यानी कि यूथ बहुत ज्यादा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। चाइना के अंदर जब एडल्ट्स ज्यादा है, यूथ कम है, राइट। इस तरह की कुछ बातें की जाती है, तो क्या फायदा है उसका, बात करेंगे यहाँ पर। तो हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कैसे लोग एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या काम है। एजुकेशन का क्या रोल रहता है पूरे के पूरे सेक्टर को ग्रो करने में, राइट। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब वो क्या रोल है वो समझेंगे। उसके बाद हमारे पास रूरल डेवलपमेंट, राइट। कहते हैं कि अगर गांव अच्छे होंगे, गांव विकसित होंगे तो शहर अपने आप ही विकसित हो जाएंगे बेटा। देखिएगा यहां पर की इश्यूज क्या है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, ग्रोथ एंड चेंजेस इन द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ये पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आएगा सुटेबल या फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि आज की जनरेशन को रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना चाहिए कि वो फ्यूचर की जनरेशन के बारे में भी सोचे। ऐसा नहीं है कि आज ही आज सारी चीजें खत्म कर दो और फ्यूचर की जनरेशन के बारे में नहीं सोचना है। मीनिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी यहां पर हम लोगों ने समझना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगेन समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी 11th-12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन देख सकें पूरे के पूरे कॉमर्स का, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो अकाउंटेंसी है, इसी चैनल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन लास्ट यूनिट हमारे पास है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कैसा अनुभव रहा। और अनुभव हमेशा किसके साथ देखा जाता है, अनुभव हमेशा, अब मैं मान लो किसी स्टेज पर हूं तो मैं अपने आप को किसके साथ कंपेयर जनरली करूंगा, अपने दोस्तों के साथ में, कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे दोस्त भी मान लो और दुश्मन भी मान लो, जिनके साथ हम अपने आप को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे कि हमारा उनके कंपैरिजन में कैसा अनुभव रहा, हम कहां पर स्टैंड करते हैं आज पर्टिकुलर टाइम पर। तो देखिए क्या कहता है, कंपैरिजन विद द नेबर, और नेबर के साथ भी कौन आएगा, मैंने आपको बताया इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया एंड चाइना, इन्हीं के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। कभी भी देखिएगा आप, कभी भी देखेंगे तो हमारा कंपैरिजन इन्हीं के साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा कमजोर है और चाइना हमसे आगे है। तो कमजोर है तो हम उससे और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना क्योंकि हमसे आगे है तो हम ये हमेशा सोचते हैं या फिर ये सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम चाइना से आगे जाएं, ताकि हम और ज्यादा मेहनत करें और किस तरह से चाइना से और ज्यादा आगे निकल सकते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। क्या इश्यूज है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, सेक्टरल डेवलपमेंट के अंदर, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या क्या हमारे रहने वाले हैं, वो बात यहां पर की जाएगी। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो चैलेंजेस देखिए, यहां पर मैंने एक इमेज भी लगाई है। पॉवर्टी एक चैलेंज है, इकोनॉमिक कॉजेज है, जियोग्राफिकल सोशल कॉजेज है, पर्सनल कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज है। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, किसके संदर्भ में देख रहे हैं, यहां पर इंडिया है, यहां पर पाकिस्तान है और यहां पर चाइना है। तो इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ, इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ, ये हम लोगों ने करना है।
लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि सेकंड वाली यूनिट को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है अगर उसको करंट अफेयर्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट कर दिया जाए, क्योंकि जब आप रिलेशन करके अप्लाई करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर आंसर्स कर पाते हैं और आपके आंसर थोड़े से निखर कर आते हैं। और जब आपके आंसर्स निखर कर आएंगे तो एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होगा और आपको अच्छे अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। उसके बाद बेटा ये समझ लेते हैं फोर्थ पॉइंट, सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब जो सीबीएसई है, आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो आपका अगर पेपर ले रही है तो वो किसी न किसी पैरामीटर्स पर ले रही है। ऐसा नहीं कि बस पेपर लेना है बच्चों को तो पेपर ले लो। वो कुछ आपसे चाहता है। वो क्या चाहता है आपके इकोनॉमिक्स के पेपर से? वो ये चाहता है बेटा आपसे कि जब आपका जो पेपर है वो किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, तो आपका ये जो 80 मार्क्स है कैसे डिजाइन किए जाएंगे। पहला, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं मैक्रो के अंदर, माइक्रो के अंदर जो आपने पढ़ा 11th में, मैक्रो में जो आपने पढ़ा, आईईडी जो आपने पढ़ी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपने पढ़ी, उसको आपने रिमेंबर भी किया अच्छे से। और वो रिमेंबरेंस कैसे होगी? बार बार करके, राइट, रिमेंबरिंग करके उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई किया, यानी कि क्वेश्चंस दिए आपको, उनके ऊपर एप्लीकेशन पूछी आपकी कि भैया इसको अप्लाई करके बताओ सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशनल कॉन्सेप्ट दी और आपको एप्लीकेशन के बारे में बोला। उसके बाद एनालाइज करा आपने, आपको फिर उसके बेसिस पे इवेलुएट किया और आपको फिर क्रिएट किया, राइट। ये बात यहां पर की गई। तो उसके बेसिस पर 44 मार्क्स है, यानी कि याद करना, रटाफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके 44 मार्क्स का 80 में से पूरा का पूरा पेपर 44 मार्क्स का आपके इन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। एप्लीकेबिलिटी या फिर अप्लाइंग 18 मार्क्स की है और एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अगेन 18 मार्क्स का है। तो टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ, जो कि 100% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा अगर वेटेज देखी जाए 55% की, वो आपकी कहां पर है? रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी स्लाइड और है वो भी देख लेते हैं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए, अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो एक सिंपल सा फंडामेंटल है और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आज आप लिख लीजिए या फिर आप मान लीजिए। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। पहली बारी में जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको एक होलिस्टिक पॉइंट से जानने की कोशिश करो कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से है, राइट। क्योंकि जब आप चीजों को होलिस्टिकली जानोगे ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझोगे ना कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है, तो आप, जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह से पूरे के पूरे टॉपिक्स को समझ पाओगे। और जब आप उस टॉपिक को समझते हो ना और रट नहीं रहे हो और समझ रहे हो, और इकोनॉमिक्स तो खास तौर पर ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, तो इसको समझिएगा, एनालाइज करिए, समझिए। रिमेंबर करने की बात आएगी तो रिमेंबर भी करवाएंगे और रिमेंबर भी करेंगे आप लोग, और उसके बाद उसको अप्लाई करिए। ठीक है, ये यहां पर फंडामेंटल हमारा रहने वाला है। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहीं पर ये क्लास खत्म होती है। और अगर आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास तो जरूर चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉमर्स के अगर इश्यूज हैं तो वो सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो सकें और आप यहाँ पर आकर सारे के सारे कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू सो मच।